फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड, क्लियर। एंड आर्टिकल 12 से लेकर 12 से 35, क्लियर। इसमें जो होगा कि अधिकार, मानवाधिकार, वह मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, क्लियर। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट होगा इसमें। दूसरा पॉइंट होगा मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। तीसरा टॉपिक है व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत हित वह सामाजिक हित। उसके बाद मौलिक अधिकारों में संशोधन, अधिकारों में संशोधन। और ये टॉपिक है आपका टोटली केस स्टडी पर, समझ रहे हैं। इसमें आपको 5 केस रखना है। मिस पहला शंकरी प्रसाद, दूसरा सज्जन सिंह, तीसरा गोलकनाथ, चौथा केशवानंद भारती, और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती के बाद डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेस्ट बंगाल वर्सेज वेस्ट बंगाल स्टेट 2010, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि ऑल फंडामेंटल राइट आर द बेसिक स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि जब सभी मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर हैं, तो राज्य अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है तो वह संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में माने जा सकते हैं, और उसके बाद उस स्थिति को न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है, शून्य हो जाएगी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट केस वही है इसमें कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेस्ट बंगाल वर्सेज वेस्ट बंगाल स्टेट। तो ये स्थिति, ये पहली बात। उसके बाद इसके बाद आएगा राज्य की परिभाषा, और उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन। ये हो गया आपका आर्टिकल 13 और ये हो गया आर्टिकल 12, ठीक। इसके बाद समानता का अधिकार आएगा, और समानता के अधिकार में विधि का शासन है। फिर विधि के शासन के बाद आर्टिकल 15 में विमेंस रिजर्वेशन आएगा, उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन आएगा। फिर आर्टिकल 17 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आएगा। फिर उसके बाद अस्पृश्यता का अधिनियम, अस्पृश्यता का कानून के अंतर्गत ये चलेगा। फिर डिमोलिश ऑफ मीन्स की डिमोलिश ऑफ अवॉर्डेड, तो उसके तहत आपका पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के पुरस्कारों की बात। फिर उसके बाद हम आर्टिकल 19 की बात करेंगे, जिसमें आपकी प्रेस की स्वतंत्रता है, क्या कहा जाता है कि नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता होगी। प्रेस की स्वतंत्रता के बाद आपको झंडा फहराने की स्वतंत्रता होगी। उसके बाद सूचना अधिकार अधिनियम आएगा। उसके बाद आलोचना या विरोध करने का अधिकार आएगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम टॉपिक आएगा उसके बाद हम टॉपिक बढ़ाते चलेंगे, लेकिन पहला स्थिति यही है, ठीक। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अधिकार क्या है, अधिकार इज इक्वल टू राइट। अगर अधिकारों की स्थिति की बात की जाए कि अधिकार और अधिकारों की जरूरत मनुष्य को क्यों पड़ती है, इस कि अधिकार हमारे लिए क्या जरूरत है, तो अगर हम मनुष्य की बात, ह्यूमन पर्सन की बात करें, तो ह्यूमन दैट इज द थिंकिंग एनिमल, थिंकिंग एनिमल है। यानी मीन्स कि इस मनुष्यों के पास बुद्धि है, और बुद्धि के कारण यह मनुष्य अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहता है। यानी मीन्स कि मनुष्य केवल जीना ही नहीं चाहता अच्छे तरीके से, और अच्छा जीवन मनुष्य को तभी मिलेगा जब उसे विकास की परिस्थितियां मिले, विकास की परिस्थिति मिले, क्लियर। इसलिए अधिकार की स्थिति क्या है, अधिकार यानी राइट इज द सोशल कंडीशन फॉर
ह्यूमन डेवलपमेंट। अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थिति है जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता। मीन्स कि अधिकार एक परिस्थिति है और वह परिस्थिति राज्य देता है या संविधान देता है। तो अगर संविधान के द्वारा अधिकार दिए जाते हैं तो वो मौलिक अधिकार हो गया। अब एक सिचुएशन ये है कि क्या ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट है? इसके बारे में कहा जाता है कि ऑल फंडामेंटल राइट इज नोन एज ह्यूमन राइट, बट ऑल ह्यूमन राइट दैट इज नो फंडामेंटल राइट। एक मानव होने के नाते हमें जो अधिकार मिलते हैं वो तो मानव अधिकार हैं, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य, मानव होने के नाते आपको जिन अधिकारों की जरूरत है वह अधिकार वह राज्य अपने यहां एक्सेप्ट कर ले, वह संविधान को एक्सेप्ट कर ले। ठीक, इसलिए सभी मौलिक अधिकार मानवाधिकार हैं, लेकिन सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकते। मानवाधिकार मौलिक अधिकार तभी हो सकते हैं जब सभी मानवाधिकार को राज्य द्वारा स्वीकार किया जाए। यानी जितने भी मानवाधिकार हैं या जितने भी ह्यूमन राइट हैं वे सभी ह्यूमन राइट को राज्य एक्सेप्ट कर ले, रिकॉग्नाइज कर ले या संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान कर दे, तो उन मानवाधिकारों को हम मौलिक अधिकार कह सकते हैं। लेकिन कोई भी राज्य सभी मानवाधिकारों को ह्यूमन राइट के फंडामेंटल राइट के रूप में कन्वर्ट नहीं करता है या ह्यूमन राइट के रूप में फंडामेंटल राइट के रूप में वह प्रदान नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि ऑल फंडामेंटल राइट इज नोन एज द ह्यूमन राइट, बट ऑल ह्यूमन राइट देयर इज नो फंडामेंटल राइट। क्लियर? अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि प्राकृतिक अधिकार क्या है, नेचुरल राइट क्या है? तो अगर अधिकारों की स्थिति, क्योंकि यह जो डिफिनीशन है अधिकारों की, ये जो डिफिनीशन वो बेसिकली यह विचार लॉस्की का है, और लॉस्की कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थिति है जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता। इसलिए व्यक्ति अपने विकास के लिए उन परिस्थितियों की मांग करता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना विकास कर सके। अब अगर अधिकारों की स्थिति यह है कि सामाजिक जीवन की परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता है, तो विकास की स्थिति है क्या? क्योंकि उन परिस्थितियों को लेकर या व्यक्ति उन परिस्थितियों को लेकर अपना विकास करता है और विकास करके अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करता है जो उसके जीवन का लक्ष्य है। इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में पॉलिटिकल साइंस के साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल भी कहते हैं कि मनुष्य केवल जीना ही नहीं चाहता बल्कि अच्छे ढंग से जीना चाहता है। इसलिए राज्य उन परिस्थितियों को प्रदान करे जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना विकास करके अच्छा जीवन जिए। अब अगर अधिकारों की उत्पत्ति या अधिकारों की स्थिति के बारे में बात की जाती है कि अधिकार है क्या, अधिकारों की उत्पत्ति होती कैसे है, तो अधिकारों की उत्पत्ति के संबंध में जो विचार आते हैं वह है कि राइट इज इक्वल टू 3 स्टेप, दैट इज द ओरिजिन ऑफ राइट। फर्स्ट, डिमांड ऑफ मैन, देन सोसाइटी, देन स्टेट। व्यक्ति अपने विकास के लिए वह परिस्थितियां जो मांगता है वह समाज से मांगता है। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि जब अधिकार राज्य देता है तो समाज से क्यों? क्वेश्चन तो यह भी खड़ा होता है। समाज से मांग करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है कि कहीं व्यक्ति की मांग समाज के विरुद्ध तो नहीं है, क्योंकि समाज उन्हीं मांगों को एक्सेप्ट करेगा, समाज उन्हीं मांगों को स्वीकार करेगा जो समाज के अनुसार हो, समाज की स्थिति के अनुसार हो। इसलिए व्यक्ति की मांग समाज से हो रही है, समाज अगर उस मांग को एक्सेप्ट कर ले रही है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जो मांग कर रहा है वह समाज के विरुद्ध नहीं है। एंड देन स्टेट,
राज्य द्वारा समाज द्वारा स्वीकार किए गए मान्यताओं को या राज्य समाज द्वारा स्वीकार की गई स्थितियों को अगर रिकॉग्नाइज कर दे, मान्यता प्रदान कर दे, तो व्यक्ति की मांग अधिकारों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यानी मीन्स कि व्यक्ति अपनी मांग को लेकर अधिकारों के रूप में आ जाएगा। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि अगर अधिकारों की उत्पत्ति इसी ढंग से हो रही है, इसी ढंग से हो रही है, तो इस ढंग से उत्पत्ति होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, जो सबसे बड़ी स्थिति है, वह यह है कि अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हो रही। अगर अधिकारों, तो राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार कहां आया, किससे मांगा गया। इसका मतलब यह होता है कि जिन अधिकारों की उत्पत्ति इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं होती है, बल्कि बिना किसी मांग के व्यक्ति को मिल जाती है, उसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, नेचुरल राइट। और इस कंसेप्ट को लेकर नेचुरल राइट की प्राकृतिक गोलकनाथ वर्सेज पंजाब स्टेट 1967 के मामले में चीफ जस्टिस सीजेआई सुब्बा राव एक कंसेप्ट कहते हैं, एक विचार देते हैं गोलकनाथ वर्सेज पंजाब स्टेट 1967 के मामले कि सभी मौलिक अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है, और जब सभी मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं तो संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके इसमें संशोधन नहीं कर सकती। इसका मतलब कि संसद की संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों को नहीं। लेकिन साथ ही साथ सुब्बा राव ने यह भी कहा कि अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है तो एक नए संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक, अब इन पूरी स्थिति को एनालाइज कीजिए कि सुब्बा राव कहते हैं कि सुब्बा राव कहते हैं कि मौलिक अधिकारों की स्थिति है क्या। तो मौलिक अधिकारों की स्थिति को लेकर एक जो विचार न्यायपालिका का है, इसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 में सिर्फ संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को दिया गया है, और उस प्रक्रिया का विश्लेषण, उस प्रक्रिया में यह कहीं पर भी नहीं डिफाइन किया गया है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का यूज करके हम मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकेंगे। इसलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति असंशोधनीय है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, और इस अधिकारों में संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संशोधन नहीं कर सकती। अब सवाल, अगर पूरे सुब्बा राव का कंसेप्ट को देखा जाए तो उस कंसेप्ट को देखने से एक चीज साफ होती है कि अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो एक नए संविधान सभा का गठन किया जाए। एक कंसेप्ट तो यह है। इसका मतलब कि भारत की जनता को मौलिक अधिकार संविधान सभा ने दिया है, संसद ने नहीं दिया है। मतलब यही है, क्योंकि जो उन्होंने कमेंट किया कि अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो एक नए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसका मतलब उनकी दृष्टि में तो यह है कि संसद ने मौलिक अधिकार दिया ही नहीं, इसलिए उसमें संशोधन संसद नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ मौलिक अधिकार अगर संविधान सभा ने दिया है तो संविधान सभा, एक नए संविधान सभा का गठन किया जाए और वह नया संविधान मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात करे। एक स्थिति तो ये निकल रही है। इसलिए इस केस में मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किए जा सकते। अब प्राकृतिक अधिकार की स्थिति को अगर हम देखते हैं कि प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार है जो बिना किसी मांग के व्यक्ति को स्वतः प्रकृति से मिल जाते हैं। तो जीवन का अधिकार एनिमीज आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ की बात करता है। क्लियर। अब अगर प्राकृतिक अधिकार, सभी मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, या सभी मौलिक अधिकारों को गोलकनाथ केस में अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिफाइन करती है कि ये सभी प्राकृतिक अधिकार हैं, तो संविधान के लागू होने के पश्चात हम जब भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं तो भाग 3 में दिए गए सभी मौलिक अधिकार बिना किसी मांग के स्वतः हमें मिल जाते हैं। कोई मांग नहीं किया जाता, स्वतः मिल जाते हैं। तो जब स्वतः मिल जाते हैं तो
उन लोगों के लिए मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार, यानी बिना किसी मांग के अगर प्राप्त कर रहे हैं, बिना किसी मांग की स्थिति को लेकर अगर हम कर रहे हैं, तो ये स्थिति तो डेवलप हो जा रही है। इसलिए अगर प्राकृतिक अधिकारों की स्थिति को देखते हैं, प्राकृतिक अधिकारों की स्थिति को एनालाइज किया जाता है, तो बिना किसी मांग के, क्योंकि अधिकारों की ओरिजिन कैसे हो रही है, इस तरह से हो रही है। कोई भी अधिकार, जैसे जस्ट लाइक हम मांग करते हैं, आप क्या करते हैं, आप एक विवेकशील प्राणी हैं, क्लियर। विवेकशील प्राणी होने के नाते, बुद्धि होने के कारण आपके पास सोचने समझने की क्षमता है। अब सोचने समझने की जब क्षमता है, तो इस सोचने समझने की स्थिति को क्या लिया जाता है कि आप अपना पूर्ण विकास करें। ठीक, राज्य से आप मांग करते हैं उन परिस्थितियों को कि आप मुझे वह परिस्थितियां दीजिए जिन परिस्थितियों का यूज करके, जिन परिस्थितियों का हम प्रयोग करके अपना विकास कर सके। अगर राज्य उन परिस्थितियों को अगर देती है, राज्य उन परिस्थितियों को अगर प्रदान करती है जिसके कारण आप अपना विकास कर सके, तो राज्य का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के विकास के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उसको दूर करे। क्लियर। क्योंकि अगर आपको परिस्थितियां नहीं मिलती है तो आप अपना विकास कैसे करेंगे, क्योंकि विकास करने के लिए आपको आवश्यक परिस्थितियों का होना जरूरी है। और अधिकार वही परिस्थितियां है, यानी मीन्स कि भाग 3 में संविधान द्वारा व्यक्ति के विकास के लिए वह परिस्थिति दी गई है जिन परिस्थितियों का प्रयोग करके व्यक्ति अपना विकास करता है। क्लियर। अब जब परिस्थितियां दी गई हैं, तो संविधान के संबंध में एक चीज यह भी कहा जा सकता है कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द डिफाइंड रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड मैन। संविधान व्यक्ति और राज्य के संबंधों को डिफाइन करता है, और यह संबंध डिफाइन करने का टॉपिक क्या है, पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड है यानी मीन्स कि फंडामेंटल राइट है। इसलिए अगर फंडामेंटल राइट है, अगर व्यक्ति के राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों को स्थापित करता है भाग 3, इसी संबंधों को लेकर ब्रिटिश राजनीतिक विचारक लॉस्की कहते हैं, राज्यों की प्रकृति को निर्धारित करते हुए कहते हैं कि जो राज्य अपने नागरिकों को जितना अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करेंगे, वह राज्य उतना ही क्या होगा, लोकतांत्रिक होगा। और जो राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों पर जितना अधिक से अधिक प्रतिबंध लगाएगा, वह राज्य उतना ही निरंकुश या अधिनायकवादी होगा। क्योंकि प्रतिबंध लगाने का मतलब होगा कि व्यक्ति को उन परिस्थितियों से वंचित कर देना जो परिस्थितियां व्यक्ति के विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। जितना अधिक से अधिक अधिकार देने का मतलब होगा कि वह अधिक से अधिक परिस्थितियां देना जिन परिस्थितियों का प्रयोग करके व्यक्ति अपना विकास कर सके। क्लियर। अब अगर अधिकारों की स्थिति को ले ले, या अधिकारों की सिचुएशन के संबंध में यह स्थिति पैदा की जाती है कि अधिकारों की स्थिति है क्या, अधिकारों की सिचुएशन क्या है, तो अधिकारों की स्थिति का मतलब कि संविधान द्वारा दिया गया जो अधिकार है, वे सभी अधिकार, देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट, बट ऑल फंडामेंटल राइट आर लिमिटेड। और इस स्थिति को लेकर एक कंसेप्ट आता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। मींस व्यक्तिगत व सामाजिक हित। मतलब अगर व्यक्तिगत हित का मतलब यह होता है कि व्यक्ति को असीमित शक्ति दे दी जाए, व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगाए, तो क्या सभ्य समाज में शांति की स्थापना व्यक्तिगत हितों से पूर्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। अब अगर सभ्य समाज में व्यक्तिगत हितों से पूर्ति नहीं हो सकती है, तो जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, उन राइटों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कैपेबिलिटी संविधान स्टेट को देता है। स्टेट यानी मींस कि आर्टिकल 12। क्लियर। अब सवाल यह खड़ा होता है
कि संविधान व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है, और अगर संविधान राज्य को यह शक्ति दे दे और राज्य की यह शक्ति अनलिमिटेड कर दे तो राज्य निरंकुश हो जाएगा। कई चीजें हैं, संविधान व्यक्तिगत हितों को महत्व नहीं देता है, एंड मीन्स कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में सोशल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया है, सामाजिक हितों को बढ़ावा दिया गया है, और यह शक्ति स्टेट को संविधान देता है कि राज्य सामाजिक हितों के आधार पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके। ठीक, अब सवाल खड़ा होता है कि अगर संविधान स्टेट को पावर देता है कि वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए, तो क्या राज्य के पास मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान राज्य को अनलिमिटेड पावर दिया है? नहीं दिया है। संविधान राज्य को जो प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है वह अनलिमिटेड नहीं है बल्कि लिमिटेड है, और लिमिटेड इस सेंस में है, इस स्थिति में है इस कि राज्य द्वारा जो भी प्रतिबंध होना चाहिए वह मनमाना नहीं होगा, बल्कि युक्ति युक्त होगा। ठीक, और युक्ति युक्त निर्बंध प्रतिबंध का मतलब लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन मीन्स तार्किक प्रतिबंध। तार्किक यानी राज्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर, यानी संविधान सामाजिक हितों को लेकर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है राज्य को। क्लियर? लेकिन संविधान यह भी राज्य पर प्रतिबंध लगाता है कि राज्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर मनमाना प्रतिबंध नहीं लगाएगा, बल्कि प्रतिबंध का स्वरूप कैसा होना चाहिए? युक्ति युक्त और तार्किक होना चाहिए। अब युक्ति युक्त प्रतिबंध, कोई भी प्रतिबंध युक्ति युक्त है या नहीं, पहली बात कि उसका निर्णय जुडिशरी करेगी, न्यायपालिका करेगी। बट न्यायपालिका ने मेनका गांधी वर्सेज इंडियन यूनियन 1978 में एक थियरी देता है, एक डॉक्ट्रिन, एक सिद्धांत दिया, और वह डॉक्ट्रिन है नेचुरल जस्टिस की, मीन्स प्राकृतिक न्याय की। और यह विचार देता है कि राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध युक्ति युक्त तभी माना जाएगा जब वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के क्या हो? अनुरूप हो। क्लियर? मीन्स कि राज्य का कोई भी प्रतिबंध, ठीक है, तो जब कोई भी प्रतिबंध उचित और तार्किक तभी माना जा सकता है जब वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के क्या हो? अनुरूप हो। यहां तक तो क्लियर हो रहा है? अब जब राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध युक्ति युक्त होना चाहिए, या राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध युक्ति युक्त तभी होगा जब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, इसका मतलब कि संविधान राज्य को प्रतिबंध लगाने की शक्ति तो देता है, लेकिन संविधान राज्य के प्रतिबंध लगाने की शक्ति पर भी क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। इसका मतलब कि ये राज्य जो आर्टिकल 12 का जो राज्य है, ये भी राज्य क्या हो गया? लिमिटेड स्टेट हो गया। ठीक, और लिमिटेड स्टेट का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक शासन, यानी विदाउट लिमिटेड गवर्नमेंट देयर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ राइट, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। यानी मीन्स कि हम प्रतिबंध लगाने की शक्ति दे रहे हैं। क्लियर? और अगर प्रतिबंध लगाने की अगर शक्ति दे रहे हैं तो वह प्रतिबंध लगाने की शक्ति राज्य के पास है, और राज्य प्रतिबंध कब लगाएगा? सामाजिक हित के आधार पर। क्लियर? और जब सामाजिक हित के आधार पर राज्य प्रतिबंध लगा रहा है, सामाजिक हितों को लेकर राज्य प्रतिबंध लगा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता है, राज्य के ऊपर अगर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तो वह प्रतिबंध राज्य का मनमानापन हो जाए और राज्य अपनी निरंकुशता का प्रतिपादन करेगा, राज्य अपनी शक्ति। क्योंकि होता क्या है कि राज्य की शक्ति में वृद्धि तब होगी जब व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध अधिक हो।
राज्य की शक्ति में कमी तभी होगी जब व्यक्ति को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाए। यही रीजन हो जाता है कि आपातकाल की घोषणा में राज्य को कुछ विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है और उस विशेष शक्ति को प्रदान करने के लिए आपातकाल के दौरान संविधान में यह प्रोविजन किया गया है कि किन किन आपातकाल की परिस्थितियों में कौन कौन से मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जाएंगे, क्योंकि जब तक मौलिक अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक राज्य की शक्ति में वृद्धि नहीं होगी, और जब तक राज्य की शक्ति में वृद्धि नहीं होगी तब तक राज्य उस विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का वह समाधान नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर राज्य उस विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का अगर समाधान कर रहा है तो उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य को एक विशेष पावर या विशेष शक्ति की क्या होगी, आवश्यकता है। एक सिचुएशन तो ये निकल गई। इसलिए सवाल ये भी खड़ा हुआ कि संविधान राज्य को प्रतिबंध लगाने की शक्ति तो दे रहा है, लेकिन क्या राज्य के पास ये असीमित शक्ति है? नहीं, बल्कि संविधान राज्य को शक्ति तो दिया, और शक्ति देने के बाद राज्य के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया कि राज्य व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता जो मनमाना से युक्त हो। यानी मीन्स युक्त तार्किक होना चाहिए, और युक्त अगर तार्किक हो तभी होगा जब मेनका गांधी के दिए गए डिसीजन के अकॉर्डिंग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो। ठीक, यानी मीन्स कि अगर प्राकृतिक, ये कभी कभी क्वेश्चन आपसे उठाया जा सकता है कि किस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकता है। ठीक, अब दूसरी सिचुएशन है कि अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं